Hello students, welcome to our channel Discovery and YCL. In this channel, we provide you the best coaching facility for JEE, NEET and board classes. So if you want to get connected with us, then subscribe our channel and press the bell icon for latest notifications. My name is Deepak and I am the physics faculty of this institute. So this will be our second lecture on electrostatics. In our last lecture, we have studied about the Coulomb's law. We have studied about how two charges talk with each other, how two charges interact with each other. So that lecture will be electrostatics 2. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि किस तरीके से कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो हमें देखने को मिली थी वो थी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हमने एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस रेशियो की फॉर्म में डिफाइन किया था. दैट वैल्यू एप्सिलॉन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कैपेबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रेजिस्ट फील्ड लाइंस. ये आपको बता रहा है कि कोई भी मीडियम किस तरीके से फील्ड लाइंस को ब्लॉक कर सकता है, और सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट आपको ये बताता है कि वैक्यूम किस तरीके से फील्ड लाइंस को ब्लॉक करने की टेंडेंसी रखता है. क्योंकि कोई भी जनरल मीडियम स्टूडेंट्स वो हमेशा वैक्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंस होता है, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, ज़्यादा पार्टिकल्स हैं. इसका मतलब उसकी फील्ड लाइंस को या फोर्स को एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज ऑलवेज लार्जर इन कंपैरिजन टू द वैक्यूम. नाउ टुडे वी विल मूव ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ हाउ वी कैन एक्सप्रेस कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म. कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे देख सकते हैं? जिस टॉपिक के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था दैट वाज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स लॉ स्टूडेंट्स. वो केवल कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड था, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी. आज हम डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ किस तरीके से एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम थिंग, वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2. सो वी हैव अ डिस्टेंस R बिटवीन देम, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन का फोर्स था हमने उसको आइडेंटिफाई किया था K टाइम्स Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, जिसे हम कूलम्स लॉ की फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं. द क्वेश्चन इज दिस लॉ इटसेल्फ इज इन फॉर्म ऑफ जस्ट मैग्नीट्यूड. ये केवल आपको बता रहा है कि दो चार्जेस एक दूसरे के साथ कैसे बात कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे के फोर्स को महसूस कर रहे हैं या एक दूसरे के फील्ड को महसूस कर रहे हैं. लेकिन इस फोर्स में आप देख रहे होंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, देयर इज नो मेंशन इन द होल इक्वेशन ऑफ एनी वेक्टर. ये केवल आपको फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, क्योंकि फोर्स खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. इट मींस दैट नॉट ओनली इट्स मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट, उसकी डायरेक्शन भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. तो द फर्स्ट टॉपिक इज वेक्टर फॉर्म. किसी भी ऑब्जेक्ट को वेक्टर बनाने के लिए स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है कि वो उसके अंदर एक मैग्नीट्यूड हो, एक डायरेक्शन हो, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो. सो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होगी, ताकि हम दोनों चार्जेस की लोकेशन के बारे में पता लगा सकें. जब हमें दोनों चार्जेस की लोकेशन, दोनों की पोजीशन मिल जाएगी, तो हम उनके बीच का गैप कैलकुलेट कर पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम पूरी की पूरी वेक्टर फॉर्म जनरेट कर सकते हैं कूलम्स लॉ की. तो कैसे होगा, लेट्स स्टार्ट. सो सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज द ओरिजिन. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्टूडेंट्स, दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो इन अ लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टली राइट साइड को रन करता है, द वाई एक्सिस रन्स अपवर्ड्स, और जो जेड एक्सिस होता है वो आउटवर्ड बाहर की ओर है. फिलहाल मैं इस डिस्क्रिप्शन को स्टूडेंट्स 2 डायमेंशंस में रख रहा हूं. इट मींस दैट we are discussing the distribution of charges or the interaction between two charges in 2 dimensions only. मैं केवल x और y की बात कर रहा हूँ. Although इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सभी डायरेक्शंस में काम कर सकते हैं. तो सपोज कीजिए कि एक चार्ज स्टूडेंट्स यहाँ पर है, दैट इज Q1, और इस चार्ज के पोजीशन वेक्टर को मैंने ये बनाया ओरिजिन से मिलाती हुई लाइन, दैट इज डिफाइंड एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, और ये R1 वेक्टर से मैंने रिप्रेजेंट किया. सिमिलरली दूसरा चार्ज इस पोजीशन पे है, जिसको मैंने Q2 से रिप्रेजेंट किया है. एंड सिमिलरली हमारे पास इन दोनों के बीच में ये जो बन रहा है दैट इज, इफ दिस वेक्टर इज R2 देन दिस वेक्टर बाय द वेक्टर लॉ कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2. यह आपको बताता है कि दोनों वेक्टर्स R1 और R2 के बीच में गैप कितना है. ओके, सो इट इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग द
गैप बिटवीन द टू चार्जेस। सो हम स्टूडेंट्स r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर को लिख सकते हैं, से हम उसको r वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो now what will be the form of Coulomb's law? Now the Coulomb's law will be expressed as F vector is equal to 1 over 4 pi epsilon naught, where I have expanded the k, मैंने k वैल्यू को एक्सपेंड करके epsilon naught के टर्म्स में लिख दिया है, q1 q2 the multiplication of charges divided by the square of the distance, that is the square of the distance. This r is basically, जो ये r वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये r का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब अगर हम r वेक्टर के बाहर एक मॉड लगाते हैं तो हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डील कर रहे हैं, और इसको हम लिखेंगे दिस इज r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। इफ यू आर एक्सप्रेसिंग द पोजिशन ऑफ द सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, देन दिस गैप विल बी रिटन एज r2 माइनस r1। अभी जो मैंने पोजीशन स्टूडेंट्स देखी है वो है द पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इसीलिए ये गैप मैंने किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, r1 माइनस r2 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। अगर आप सेकंड पार्टिकल पे खुद सिचुएटेड हो, यानी कि सेकंड पार्टिकल आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो, देन द सेम वेक्टर कैन बी रिटन एज r2 माइनस r1, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो वी कैन राइट इट एज r1 वेक्टर माइनस r2। So r1 vector minus r2 vector is basically representing the gap between r1 vector and r2 vector. So आप ये जानते हैं कि r1 vector minus r2 vector, अगर आप इसमें ऑर्डर रिवर्स करते हैं, so it can also be written as minus times of r2 vector minus r1. Okay, so in this case what we are doing, I am just comparing the position of the particle 1 with respect to 2, that's why I have written it as r1 minus r2. You can also write it as r2 minus r1 with a arrow flipping in the opposite direction. That will happen when, ये तब होगा जब q2 चार्ज, जो q2 चार्ज आपका है वहां पर आप खड़े होंगे और उसके रिस्पेक्ट में आप q1 चार्ज को देखेंगे। So इस सिचुएशन में हम लिख सकते हैं f वेक्टर इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 over r स्क्वायर एंड r स्क्वायर, और ये तो हो गया स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड। अब इसे डायरेक्शन देनी है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स होता है ये एक सेंट्रल फोर्स होता है बच्चों, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स की ये टेंडेंसी होती है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग काम करता है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। और आप देख रहे होंगे कि जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है दैट इज r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। इस पूरे के ऊपर स्टूडेंट्स मुझे कैप यूज करना पड़ेगा, ये कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीट्यूड तो आपने पहले ही ले लिया है, और किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर से। सो हम अब क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 अपॉन अपॉन r स्क्वायर। किसी भी यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, द फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नी, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैंने r से रिप्रेजेंट किया है, और r1 माइनस r2 को मैंने r से रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट्स। सो व्हाट हैपेंस, द फोर्स विल कम आउट टू बी 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r cube, because this thing can be written as the cube of r. Okay, r square multiplied by one more r, this will be written as r cube, और पीछे हम क्या लगाएंगे, r के ऊपर एक कैप लगा लेंगे। r के ऊपर कैप को हम अब एलिमिनेट कर सकते हैं और इसको लिखा जा सकता है r full vector r. So in this way we have expressed the force between two charges in form of the position vectors. ओके, सो हम ये देखते हैं कि जो फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में काम कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में काम करता है जहां से, जिस डायरेक्शन में दोनों चार्जेस मिल रहे होते हैं, द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इन मेनी बुक्स इट इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। सो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर करने से आपको केवल डायरेक्शन में एक फ्लिपिंग मिलेगी, इट मीन्स द फोर्स विल एक्वायर अ नेगेटिव साइन, बट यू विल ऑलवेज गेट द सेम मैग्नीट्यूड। ओके, सो this was the concept of how you can express Coulomb's law in vector form. कूलाम के नियम को
कूलम्स लॉ को किस तरीके से हम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं ये हमको बताता है। सो आप ये भी देख रहे होंगे कि कूलम्स लॉ में जो चार्ज इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स, जो चार्ज आपके पास हैं वो केवल 2 ही हैं, देयर आर ओनली 2 चार्जेस। तो इसका मतलब यह है कि अगर इन 2 चार्जेस के बीच में कोई तीसरा चार्ज भी अवेलेबल हो तो उस पर्टिकुलर केस में जो फोर्स आपको मिलेगा वो उस तीसरे चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होगा, बिकॉज कूलम्स लॉ इनकॉर्पोरेट्स ओनली द इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस। कूलम्स लॉ केवल 2 चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में बात करता है, 2 से ज्यादा चार्जेस के नहीं। अगर आपके पास कोई तीसरा चार्ज भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स, तो उस तीसरे चार्ज का पहले के साथ जो इंटरेक्शन है और तीसरे चार्ज का दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है, इसको आपको सेपरेट कूलम्स लॉ के थ्रू डील करना पड़ेगा। एक बार में आप फर्स्ट और थर्ड वाले को लेंगे, एक बार में आप सेकंड और थर्ड वाले को। तो इस तरीके से कूलम्स जो लॉ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी थर्ड चार्ज की प्रेजेंस से। अगर आप थर्ड चार्ज के किसी इफेक्ट को डिस्कस करना चाहते हैं तो थर्ड चार्ज के इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए आपको इंडिविजुअल चार्जेस Q1 और Q2 के ऊपर भी अलग से कूलम्स लॉ लगाना पड़ेगा। सो दिस विल गिव यू अ न्यू कंसेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में समझते हैं। सुपरपोजिशन वर्ड का मतलब यह होता है बहुत सारी चीजों का एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाना, क्योंकि आप ये जानते हैं कि वेक्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली नंबर्स की तरह कंबाइन नहीं किए जा सकते। 2 वेक्टर्स को कंबाइन करते वक्त केवल उनका मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंस नहीं रखता, यह बात भी इंपॉर्टेंट होती है कि उनके बीच में एंगल कितना है। अगर 2 वेक्टर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या सेम डायरेक्शन में हैं तो फिर वो ऐड होने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो फिर वो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम √a² + b² की फॉर्म में उनका मैग्नीट्यूड ऐड होने की टेंडेंसी रखता है। सो इट मींस द रिलेटिव एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स प्लेस एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक चार्ज है, सपोज कीजिए दिस इज द लोकेशन ऑफ अ चार्ज Q, और हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y। स्टूडेंट्स, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये चार्ज है जिस पे हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, और मान लीजिए इस सिस्टम में 3-4 और चार्जेस अवेलेबल हैं। ये कुछ चार्ज हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये Q1 है, Q2 है, ये है। ओके, सो इस चार्ज की जो लोकेशन है दैट इज R1 वेक्टर, इस चार्ज की जो लोकेशन है दैट इज R2 वेक्टर, और इस चार्ज की जो लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, इस यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो R3 वेक्टर है, और सिमिलरली इस चार्ज की जो लोकेशन है दैट इज R4। तो ये अलग अलग लोकेशंस हैं 4 अलग अलग चार्जेस की, और इसी तरीके से हमारे पास सपोज कीजिए ये R2 वेक्टर आपके पास जो चार्ज है उसकी लोकेशन Q चार्ज की लोकेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये जो चार्ज आपके पास है, इस चार्ज पे सपोज कीजिए कि हमको ये पता करना है कि इस पे फोर्स टोटल कितना है। तो ऑब्वियसली Q1 चार्ज, क्योंकि हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि अभी इनके नेचर जो है वो सेम है, ये नेचर अलग अलग भी हो सकते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। देयर इज नो बाउंडेशन कि आप उनका नेचर सेम ही लें, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता जाएगा, बट फॉर अ सिंपलर एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर उनका नेचर जो है वो सेम लिया है। तो Q1 और Q एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो Q1 जो फोर्स इसके ऊपर लगाएगा F1 वो इस डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से Q2 जो फोर्स इसके ऊपर लगाएगा F2 वो इस डायरेक्शन में होगा, F2 वेक्टर। ओके, एंड सिमिलरली Q3 जो फोर्स लगाएगा स्टूडेंट्स वो इस डायरेक्शन में होगा, एंड दैट विल बी F3। तो आप ये देखते हैं कि इस चार्ज पे जो टोटल फोर्स लगते हैं वो 3 है, और ये 3 वेक्टर्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स, और जो 3 वेक्टर्स आपके पास बन रहे हैं ये नॉर्मली केवल नंबर्स की तरह कंबाइन नहीं किए जा सकते। तो अगर आपसे कहा जाए टोटल फोर्स कितना है, so the total force F can be written as, F vector can be written as F1 vector plus F2 vector plus F3। यही है आपका एक तरीके का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको यही बता रहा है कि किसी चार्ज पे जो टोटल फोर्स होता है बाय अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन और अ वेक्टर एडिशन ऑफ मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी। एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा, ऐसे जितने कॉम्बिनेशंस स्टूडेंट्स आप बना पाएंगे वो सब के सब कॉम्बिनेशंस इसमें कंबाइन किए जाएंगे। तो अभी मैं आपको एफ वेक्टर को एक्सप्रेस करके दिखाते हैं।
सपोज कीजिए कि Q1 और Q के बीच का गैप जो है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है R1 डैश से। तो गैप बिटवीन Q1 एंड Q, मान लीजिए स्टूडेंट्स Q1 माइनस Q, ये जो Q1 और Q के बीच में गैप है, गैप Q1 और Q के बीच का स्टूडेंट्स जो है वो मैंने रिप्रेजेंट किया है सपोज कीजिए कि RA वेक्टर से, और सिमिलरली Q2 और Q का जो गैप है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है RB वेक्टर से, और सिमिलरली Q3 और Q के बीच का जो गैप है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है RC। सो सिंपली आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं। द स्ट्रेट फॉर्मूला गिव्स यू, अगर आप F1 वेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे देन इट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q अपॉन R क्यूब, दैट विल बी RA क्यूब, और पीछे क्या आ जाएगा RA वेक्टर आ जाएगा आपके पास, बिकॉज RA ये वेक्टर है जो कि Q1 और Q को जोड़ रहा है। ओके, सो दैट इज बेसिकली द RA वेक्टर। ओके, सिमिलरली Q2 और Q को जोड़ने वाला ये जो वेक्टर है स्टूडेंट्स ये हो गया RB वेक्टर, Q3 और Q को जोड़ने वाला जो ये वेक्टर है ये क्या हो गया RC वेक्टर। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि एक चार्ज पे जो फोर्सेस आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं अलग अलग चार्जेस की वजह से, वो इंडिविजुअल फोर्सेस का सम है, इंडिविजुअल फोर्सेस का। तो F1 वेक्टर की तो कंडीशन ये आ गई स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, F2 और F3 के बारे में भी डील कर सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो राइट F2 vector is equal to 1/4 pi epsilon naught Q2Q over RB क्यूब। मैंने एक क्यूब लगाने की मेथड आपको अभी बताई है, दैट यहाँ पर वैसे यूजुअली इस प्लेस पे यूनिट वेक्टर रहता है स्टूडेंट। यूनिट वेक्टर को अगर आप फुल वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे देन यू कैन राइट अ यूनिट वेक्टर एज द फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाता है, केवल डायरेक्शन बच जाती है, उसी को ही हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो हम इसमें पीछे RB वेक्टर यूज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली F3 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3Q ओवर RC। तो आप ये देख रहे होंगे कि टोटल फोर्स पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इन सबका सम करना पड़ेगा। तो यही है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि ये बताता है कि किसी भी चार्ज पे जो टोटल फोर्स होता है वो बाकी जितने भी बचे हुए चार्जेस हैं उनके इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अब हम ये देखना चाहेंगे कि नेचर में कौन कौन से अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। जो भी डिस्कशन हमने अभी तक किया है उस डिस्कशन में जो चार्ज यूज किया गया था दैट इज अ पॉइंट चार्ज। अ पॉइंट चार्ज इज समथिंग, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो पॉइंट चार्ज का मतलब है जीरो डायमेंशंस। किसी भी पॉइंट, कोई भी स्टैंडर्ड पॉइंट जो होता है बच्चों उसकी डायमेंशन क्या होती हैं, जीरो होती हैं। ना तो पॉइंट में कोई लेंथ होती है, ना पॉइंट में कोई ब्रेड्थ होती है बच्चों, ना ही पॉइंट में कोई हाइट होती है। तो अगर आपसे कहा जाए पॉइंट चार्ज क्या है, सो पॉइंट चार्ज इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द लोकेशन ऑफ अ चार्ज और द पोजीशन ऑफ अ चार्ज। द चार्ज इटसेल्फ डजंट हैव एनी साइज। इसका मतलब पॉइंट चार्ज का स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंस ये है कि पॉइंट चार्ज इज समथिंग विच इज ऑफ जीरो डायमेंशंस। इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये केवल एक लोकेशन है जो कुछ चार्ज कैरी करके चल रही है। ओके, हालांकि पॉइंट चार्ज जो डेफिनेशन है ये वर्ड यूज तो किया जाता है, लेकिन पॉइंट चार्ज का मतलब अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में देखें तो वो जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि कोई भी चार्ज जो होता है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स। कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जिसमें मास ना हो लेकिन चार्ज हो। ओके, सो इसीलिए मास के साथ ही हमेशा चार्ज एसोसिएटेड होता है, क्योंकि चार्ज बेसिकली अगर ज्यादातर बॉडीज पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से ही है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर होंगे तो स्टूडेंट्स मास भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मास होता है। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि पॉइंट चार्ज, जिस पॉइंट चार्ज की बात फिजिक्स में की जाती है वो एक ऑब्जर्वेशनल पॉइंट चार्ज है बच्चों। ऑब्जर्वेशनल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी तरीके के चार्ज को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ऑब्जर्व करते हैं और वो डिस्टेंस चार्ज के अपने साइज की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको वो पॉइंट की तरह नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो बच्चों कोई चार्ज ये है, वो इसका साइज इतना है बच्चों, आपने उसको यहां से देखा
तो आपको वो इतना बड़ा नजर आया, अगर आप दूर से देखेंगे तो वो आपको फिर छोटा नजर आएगा, और ज्यादा दूर से देखेंगे तो और ज्यादा छोटा नजर आएगा, और ज्यादा दूर से देखेंगे तो बिल्कुल एक डॉट जैसा ही नजर आएगा। इसका सिग्निफिकेंस ये है दैट द वर्ड पॉइंट चार्ज मीन्स कि आप चार्ज को इतने ज्यादा दूर से देख रहे हैं कि वो पॉइंट की तरह अपीयर हो रहा है। जैसे अगर आप अपने हाथों में एक फुटबॉल पकड़ लें और उस फुटबॉल को लेके एक कोई दूर जाता रहे और आप उस फुटबॉल को ऑब्जर्व करें, तो आपको ऐसा लगेगा कि फुटबॉल जो है वो अपने सेंटर की ओर को श्रिंक हो रही है। दैट इज समथिंग विच इज एन ऑब्जर्वेशनल फैक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स, ऐसा अपीयर होता है कि जैसे जैसे हम उससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं, ऐसा हमको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट का पूरा मास, पूरा चार्ज या जो भी उसकी प्रॉपर्टीज जो अभी तक उसके शेप में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, वो एक सेंटर की ओर को मर्ज होना शुरू हो जाती हैं। एंड दैट इज द फंडामेंटल असम्पशन, और यही फंडामेंटल है किसका, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट का स्टूडेंट्स। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाओ तो वो सेंटर ऑफ मास पे काम करता है। सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है वो ये है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके चारों ओर टोटल सम ऑफ टॉर्क्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज जीरो, और कोई भी आप अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो उस पार्टिकल के पूरे बॉडी पे काम करने की बजाय सेंटर ऑफ मास पे काम करता है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लाने के पीछे एक फंडामेंटल रीजन यही है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का साइज इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, उसका शेप जो होता है वो कोई मायने नहीं रखता अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट अच्छी खासी दूरी पे है। ओके, सो ये पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट आपको ये बताता है कि आपके लिए चार्ज के शेप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और चार्ज के शेप का इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं है, इसका मतलब आप चार्ज को बहुत ज्यादा डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो कूलम्स लॉ इज समथिंग विच इज वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज, ऐसा कहा जाता है। ऑल्दो कूलम्स लॉ जो है वो किसी बड़े चार्ज के लिए भी वैलिड होता है। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अ लाइन चार्ज बाय यूजिंग अ कूलम्स लॉ। बट हम आगे ये देखेंगे गॉस थ्योरम, व्हेन वी विल डिस्कस गॉस थ्योरम देन वी विल सी व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस कूलम्स लॉ। फॉर द प्रेजेंट लेक्चर हम ये देखना चाहेंगे कि पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि वो चार्ज जिस भी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट उस जगह से बहुत ज्यादा दूर है, और दूर कहने का मतलब यह है दैट द शेप एंड साइज ऑफ द चार्ज बिकम्स इररेलेवेंट, उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। तो दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड पॉइंट चार्ज। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे हो सकते हैं। एक पहला वर्ड मैंने आपको बताया पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज जो है स्टूडेंट्स वो एक ऐसा लगता है कि क्या कोई चीज पॉइंट चार्ज हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि चार्ज हमेशा मास के साथ होता है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास है, जो आपने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कुछ मास होता है और जो कुछ जगह घेरता है, इट हैज सम वॉल्यूम, और जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम होती है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो इसका मतलब बच्चों जहां जहां पर मास होगा वहां वहां पर कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर इनक्लोज होगी, और अगर वॉल्यूम बन गई इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? 3 डायमेंशनल है। इट इज नॉट इन 1 डायमेंशन, इट इज ऑल्सो इन 2nd डायमेंशन, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। तो स्टैंडर्ड पॉइंट जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट फिजिकली हो ही नहीं सकता। अगर किसी ऑब्जेक्ट में कुछ चार्ज है तो मास तो जरूर होगा, और मास है तो उसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम, कुछ ना कुछ जगह जरूर घेरी होगी। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड पॉइंट चार्ज या 0 डायमेंशनल पॉइंट चार्ज जैसी कोई भी चीज रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं रखती। तो लेट्स मूविंग ऑन फर्दर। अब हम आज देखेंगे कि किस तरीके के और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। यह पॉसिबल है कि आप कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लें और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, और लाइन को, यह आपके पास 1 डायमेंशनल लाइन है। देखिए स्टूडेंट्स, 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। 1 डायमेंशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी चार्ज जो है वो लेंथ के अलावा और कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना है। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये फिजिकली पॉसिबल है कि कोई वायर आप ऐसा बना दें स्टूडेंट्स जिसको आप चार्ज दें और वो वायर 1 डायमेंशनल हो? Practically it is impossible. Practically it is impossible. So what does it means by 1 dimension? एक डायमेंशनल या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फिजिकल मतलब क्या है?
वो हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम डील कर रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक सबसे सिंप्लीफाइड मॉडल है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है। सबसे पहले हमने देखा पॉइंट, लेकिन पॉइंट के बारे में हमने ये समझा कि स्टैंडर्ड एक्चुअली में तो वो पॉइंट है ही नहीं। इट अपीयर्स लाइक अ पॉइंट, इट लुक्स लाइक अ पॉइंट, बट इट इज नॉट अ पॉइंट। जैसे आप ट्रेन के अगर दो ट्रैक्स को देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे देखने पे आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों ट्रैक्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, बट क्या वो रियलिटी में मिलते हैं? नो, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। एंड फिजिक्स इज समथिंग विच इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस। व्हाट यू सी इज समथिंग विच फिजिक्स गिव्स यू। जो आप देखते हैं वही फिजिक्स आपको देती है। जैसे आपने देखा होगा इंफिनिटी की ओर जाने वाली टू रेज, जो हम मिरर में, लेंस में या मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन करते हैं, हम कहते हैं ये इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी। क्या पैरेलल रेस कभी मिल सकती हैं एक दूसरे के साथ? नो, बट इट फील्स लाइक दे आर अटैचिंग विथ ईच अदर। जैसे ट्रेन के दो ट्रैक्स आपको मर्ज करते हुए अपीयर होते हैं, इट इज जस्ट एन अपीयरेंस, इट इज नॉट अ रियल थिंग। सो अगर आप मैथमेटिक्स के थ्रू आप उसे प्रूव करना चाहेंगे कि इंफिनिटी की ओर जाने वाली रेस कहां मिल रही होंगी, कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है, इट मींस द मैथमेटिक्स विच यू आर यूजिंग इज रॉन्ग, बट द थिंग इज द मैथमेटिक्स वाज गिविंग यू अ राइट आंसर। लेकिन अगर आपको ऑब्जर्वेशन ही नहीं मिल रहा तो ऐसी मैथमेटिक्स किस काम की? तो इसीलिए फिजिक्स इज यूजिंग मैथमेटिक्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? मैथमेटिक्स का यूज करते हैं फिजिक्स में। दैट्स व्हाई ऑल मैथमेटिक्स इज नॉट एप्लीकेबल इन फिजिक्स। कुछ ही मैथमेटिक्स की ब्रांचेस ऐसी हैं जिसको हम फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, जो कि हमें एक्चुअल ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स के बारे में बताती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ लीनियर चार्ज। पहले समझें कि एक लाइन है क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। मैंने ये कहा कि इस लाइन को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। व्हाट डज इट मीन्स बाय अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? कि जिस भी पॉइंट से आप इस चार्ज को देखेंगे, जिस भी पॉइंट से आप इस चार्ज को, डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, वहां से ये केवल वन डायमेंशन में नजर आएगा। वन डायमेंशन कहने का मतलब है कि इसकी थिकनेस जो है स्टूडेंट्स, वो इतनी ज्यादा कम है कि इसकी लेंथ के कंपैरिजन में आप उसे इजीली इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि ये जो छोटी सी आपको थिकनेस नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ये छोटी सी, इतनी वाइड है ना बस ये लाइन, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। जैसे हेयर है, ह्यूमन हेयर की लेंथ जो है वो उसकी थिकनेस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है, तो हम ह्यूमन हेयर को वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ऑल्दो इट इज थ्री डायमेंशनल स्टूडेंट्स, वो होता तो रियलिटी में एक सिलेंडर है ना, लेकिन उसकी लेंथ इतनी ज्यादा है दैट रेस्ट ऑफ इट्स डायमेंशंस, द थिकनेस एज वेल एज द ब्रेड्थ कैन बी इजीली इग्नोर्ड। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है कि जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की लेंथ को इतना ज्यादा कर दो कि बाकी उसकी जो डायमेंशंस हैं, उसकी ब्रेड्थ और उसकी हाइट, उसको इजीली इग्नोर किया जा सके, सो दैट विल बी कॉल्ड अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट है स्टूडेंट्स जो कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से r डिस्टेंस पे है, और हम इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक छोटा सा पार्ट लेंगे बच्चों, एक छोटा सा पार्ट जिसको मैं क्या कह रहा हूं, dl कह रहा हूं। dl, इस लेंथ को मैंने dl कह लिया, और अब हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट, इसकी वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स की ये लेंथ क्या है, x है। ओके, सो वाई dl? अब सवाल ये है कि dl क्यों आया। आप ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में हम बेसिकली डिफरेंशिएशन करते वक्त हम जो ऑब्जेक्ट है उसको बिल्कुल छोटा कर देते हैं। ये छोटा करने के पीछे रीजन क्या है? ये छोटा करने के पीछे रीजन ये होता है ताकि इस पॉइंट से ऑब्जर्व करने पर ये जो लाइन, जो आपने पोर्शन चूज किया है बच्चों, ये बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह लगे, क्योंकि कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, जो आपने अभी तक पढ़ा है कि कूलम्स लॉ इज वर्किंग फॉर पॉइंट चार्जेस। नाउ द थिंग इज, इन ऑर्डर टू अप्लाई अ कूलम्स लॉ, इन ऑर्डर टू राइट द फोर्स, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी वायर में क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पॉइंट चूज करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि वायर में पॉइंट कैसे चूज करें? तो वायर में पॉइंट चूज करने का तरीका यह है कि आप वायर में एक डिफरेंशियल ऑर्डर की लेंथ लें। डिफरेंशियल ऑर्डर की लेंथ इतनी ज्यादा छोटी होती है स्टूडेंट्स कि वो हमेशा ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस के कंपैरिजन में आपको पॉइंट ही नजर आता है। इट मींस अगर आप P पॉइंट से इसको देखेंगे तो आपको ये लेंथ की बजाय एक बिल्कुल पॉइंट ही नजर आएगा। सो दैट्स व्हाई यू कैन इजीली अप्लाई अ कूलम्स लॉ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर। अब
इस पॉइंट पे मान लीजिए आपने Q चार्ज रख दिया एंड जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चों उसको हमने क्या कहा, लैम्डा कहा। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, हमने क्या मान लिया, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, इस पूरी वायर की वन लेंथ में कितना चार्ज है। तो डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा, इसको हम कह लेते हैं चार्ज ऑन एलिमेंट डीएल, वो कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू, इसको मैंने कह लिया बच्चों डी क्यू। ओके, सो अब मैं कूलम्स लॉ लगाऊंगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अभी मैं मैग्नीट्यूड के साथ कंसर्न्ड हूं, Q द फर्स्ट चार्ज, और इसका चार्ज कितना था, लैम्डा DL। Q2 की वैल्यू इतनी थी, Q1 का रोल Q ने प्ले करा, Q2 का रोल इसने। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, इट इज जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन, विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू अपॉन x का स्क्वायर। और सिमिलरली अगर आपसे, ये एक छोटा सा फोर्स है बच्चों जो कि किसके बीच में काम कर रहा है, इस छोटे से एलिमेंट और इस पॉइंट पे रखे हुए चार्ज के बीच में। अगर आपसे कहा जाए इस Q चार्ज के ऊपर पूरी वायर की वजह से क्या फोर्स है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सम अप, ऐसे छोटे 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 डीएल सब को आपको जोड़ना पड़ेगा। और ऐसा कॉन्टिन्यूअस एडिशन कौन करता है मैथमेटिक्स में, दैट इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या कर सकता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स को कॉन्टिन्यूअसली जोड़ सकता है। आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि हम किसी भी डिस्क्रीट तरीके के डेटा को जोड़ने के लिए, डिस्क्रीट तरीके की चीजों को जोड़ने के लिए हम यूज करते थे सिग्मा इन स्टैटिस्टिक्स, दैट वाज रिटन एज सिग्मा FI/XI। अगर हमें किसी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू निकालनी होती थी तो FI/XI अपॉन सिग्मा XI, सिग्मा FI। ओके, सो इससे आपको क्या मिलता था, इससे आपको मिलती थी ऑब्जेक्ट की एवरेज वैल्यू, जो भी आप क्वांटिटी मेजर करते। बट वहां पर सारे के सारे पैरामीटर्स क्या होते थे, डिस्क्रीट होते थे। डिस्क्रीट यानी कि पहली वैल्यू 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 5 है, 7 है, इनके बीच में एक गैप होता था। लेकिन अगर आपको किसी चीज को कॉन्टिन्यूअसली सम करना हो तो कैसे हो पाएगा, आपसे कोई कह दे कि 1 से लेकर 10 तक सारे पॉसिबल नंबर्स को सम करो, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है केवल इंटीग्रेशन मेथड्स के थ्रू, बिकॉज इंटीग्रेशन सम्स अप एनीथिंग कॉन्टिन्यूअसली। कॉन्टिन्यूअसली ये क्या कर सकता है, सम अप कर सकता है। दैट्स व्हाई द टोटल फोर्स ड्यू टू द वायर कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन। इंटीग्रेशन ऑफ Q को मैं बाहर ले लेता हूं क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, लैम्डा इज आल्सो अ कांस्टेंट, DL ओवर x स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वन डायमेंशनल चार्ज की वजह से हम डिस्ट्रीब्यूशन या फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमें मिलता है, अब हम डील करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही हम सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस मतलब एरिया, सरफेस की बात अगर हम करेंगे तो सरफेस के अंदर क्या होने लगता है, लेंथ और ब्रेड्थ स्टूडेंट्स, दो डायमेंशंस होती हैं सरफेस की। ओके, सो सपोज कीजिए कि ये स्टूडेंट्स कोई सरफेस है जिसका अपना एरिया जो है, इसके अंदर आपने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया ds, जिसकी वैल्यू है, यहां पर आपके पास एक छोटा सा चार्ज है। तो ds से जो इसकी डिस्टेंस है, यहां पर q चार्ज है, उस डिस्टेंस को मैं क्या कह रहा हूं, x कह रहा हूं। और क्या आपके पास इसकी छोटी सी, इस सरफेस की पूरी जो एरिया है वो ऐसे, तो ds क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट। अब बच्चों द सेम सिनेरियो अकर्स, अगर आप इस ds वेक्टर को देखेंगे, इस ds एरिया एलिमेंट को देखेंगे, तो q पॉइंट से देखने पे ds इतना ज्यादा छोटा है, इट अपीयर्स लाइक अ पॉइंट चार्ज एंड कूलम्स लॉ इज अगेन वैलिड। सो अ स्मॉल एलिमेंट, बिल्कुल छोटा सा एक एलिमेंट है बच्चों, ठीक है। तो Q पॉइंट से देखने पे, इस पॉइंट से देखने पे ये कैसा अपीयर होगा, एक पॉइंट का जैसा लगेगा। और जैसे ये पॉइंट की तरह लगने लगता है, यू हैव द इंडिपेंडेंस टू अप्लाई अ कूलम्स लॉ। सो इस पे अगर हम चार्ज देखें तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हम इसको कहते हैं। तो ds एरिया पे कितना चार्ज होगा, ds। बिल्कुल सेम तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन Q1 की जगह तो Q ही रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन Q2 की जगह कौन आया, सिग्मा इंटू ds अपॉन द डिस्टेंस इज x। दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वजह से फोर्स जो होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा, दैट विल बी द फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज। सो इट मीन्स एवरी टाइम यू वांट टू अप्लाई अ कूलम्स लॉ फॉर एनी टाइप ऑफ सरफेस, एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको करना क्या है, करना यह है कि जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से एक बहुत छोटा एलिमेंट आपको कंसिडर करना है
वो इतना छोटा होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखने पर वो एक पॉइंट की तरह ही अपीयर हो, और अगर वो पॉइंट की तरह दिख रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप उसमें कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन फर्दर, हमारे पास एक तीसरे तरीके का, लास्ट तरीके का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट डज इट मीन्स बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम का मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो 3D में चला गया। ओके, जब तक हम 2D की बात करते हैं ऑब्जेक्ट में लेंथ और ब्रेड्थ होती है लेकिन हाइट कुछ नहीं होती स्टूडेंट। जैसे अगर आप एक पेपर ले लें, पेपर की लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो उसकी थिकनेस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा लार्ज है। सो व्हाई डू वी कॉल समथिंग टू डायमेंशनल? टू डायमेंशनल का मतलब क्या है? A two-dimensional thing is something whose third dimension is very small in comparison to the other two. Okay? So आप पेपर की थिकनेस को पेपर की लेंथ और ब्रेड्थ के कंपैरिजन में इजीली इग्नोर कर सकते हैं, इसीलिए वो टू डायमेंशनल कंसिडर किया। नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स 3 डायमेंशन से कम का नहीं होता रियलिटी में, लेकिन अपीयर होने में ऑब्जर्वेशनली वो ऐसा लगता है कि उसकी कोई एक डायमेंशन जो है वो खत्म कर दी गई है या वो इग्नोर कर दी गई है। वो इग्नोर इसीलिए की जाती है क्योंकि बाकी की डायमेंशंस उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ी होती। तो आज हम ये जो लास्ट इशू हम देखेंगे दैट विल बी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स में यहां पर एक छोटा सा क्यूबिकल पार्ट कंसिडर करता हूं। ओके, और इस क्यूब की जो वॉल्यूम है दैट इज डीवी। इस क्यूब की वॉल्यूम क्या है? डीवी। सो हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें वॉल्यूम एलिमेंट लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब चार्ज जो है वो 3 डायमेंशंस में डिस्ट्रीब्यूट, तो अब हमें यहां पर लिखना पड़ेगा द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम में कितना चार्ज है? इसकी वॉल्यूम क्या थी? डीवी। कोई चेंज नहीं आया पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में, बस आप यहां पे रो इंटू डीवी, और इस तरीके से आप तीनों तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप कि जो 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो आप सभी को क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से दो चार्जेस के बीच का जो फील्ड है या 2 चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट होता है किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से। बिकॉज जब हम कूलम्स लॉ लगाते हैं तो उसमें Q1 Q2 2 ही चार्जेस का कॉम्बिनेशन आ पाता है। सो अगर किसी चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है तो उन सब के फोर्सेस को हमें इंडिविजुअली वेक्टर सम करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, नो चार्ज इज 1 डायमेंशनल स्ट्रिक्टली, नो चार्ज इज 2 डायमेंशनल स्ट्रिक्टली, अ चार्ज इज ऑलवेज 3 डायमेंशनल। चार्ज हमेशा 3 डायमेंशंस में होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट में अंदर मास है तो उसकी कोई ना कोई डायमेंशंस जरूर होंगी, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर ऑक्यूपाई करेगा, और अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है इसका मतलब उसमें एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशंस हैं। दीज थिंग्स आर अप्रॉक्सीमेशंस, दीज थिंग्स आर अप्रॉक्सीमेशंस। इसका मतलब यह है कि जब भी ऑब्जेक्ट की सेकंड डायमेंशन अगर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इग्नोर की जा सकती है, सेकंड और थर्ड, तो हम कहेंगे 1 डायमेंशनल। अगर ऑब्जेक्ट की थर्ड डायमेंशन आप इग्नोर कर सकते हो एक्स और वाई के कंपैरिजन में, तो हम कहेंगे सरफेस। अगर तीनों डायमेंशंस आर इक्विवेलेंट या तीनों डायमेंशन सफिशिएंटली लार्ज हैं तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है? 3 डायमेंशनल है। तो इस तरीके से हमारे पास 3-4 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाते हैं। पहला स्टार्ट किया था पॉइंट चार्ज से स्टूडेंट्स। पॉइंट चार्ज जो है वो ऑलमोस्ट 0 डायमेंशनल है। सिमिलरली फिर एक लाइन में हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद 2 डायमेंशंस में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद 3 डायमेंशंस में। सो आई होप you like this video. So subscribe our channel, share it with your friends and press the bell icon for latest updates from Discovery and YCL. Thank you.